हेलो, बोर्ड दिख रही है ना आप लोगों को? ये आगे पीछे करना है कैमरा को। नहीं सर, सही है। स्टेलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी के भी पर्पज से और प्रैक्टिकल के भी पर्पज से है। क्या पहले इसको थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, तब फिर इसका डिटेल चलेंगे। अगर ये मान लेते हैं कोई आर्टिकल्स है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर्जिकल आर्टिकल्स है कोई, या सीजर्स ही है। ह्यूमन बॉडी है। ये ती, ये तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो बोलता है कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो बोलता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को मिला देते हैं। मतलब कि आउटर साइड स्किन का सरफेस, म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस, या इनसाइड बॉडी के इनसाइड की बात करें तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसका 21 टाइम्स अप्रॉक्स, करीब करीब 21 गुना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बॉडी पे रहता है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पायरोचिट, कितना को हम लोग जानते हैं, वो 21 टाइम्स शरीर में रहता है। ठीक उसी तरह से ये जो आर्टिकल्स ले लेते हैं, मेटालिक हो, रबर का हो, प्लास्टिक का हो या वुडन हो, ये कोई भी सब्सटेंस जिस ढंग से इसके ऊपर या अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक उसी तरह से इसके चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं, चाहे उसको कितने भी अच्छे मीडिया में हम रख लें। तो जब भी ऑपरेट करेंगे, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ रह रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादातर हार्मलेस है। हार्मलेस है कि मतलब है कि हमारे साथ ये चल रहे हैं और हमें कोई बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्क करेंगे और इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, सूर हो गया। अब बुखार लगता होगा तो देखते हैं कि माउथ के किनारे किनारे में सूर हो जाता है। कैंडिडीज इन्फेक्शन हो गया। ये सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हम ही को नुकसान करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल्स है जो इस पे लाइज कर रहे हैं, ये हमारे साथ जो फैमिलियर है इससे ये बिल्कुल डिफर है। अगर बाई मिस्टेक इसका कांटेक्ट हमारे बॉडी में इनऑकुलेटेड मेथड, इनऑकुलेटेड मेथड का मतलब है कि एकदम से सीधे ब्लड वेसल्स या इनसाइड द टिश्यूज तक इसको हम पहुंचा देते हैं, इंसिजन करके या फिर किसी और तरीके से। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे। और सरवाइव करने के बाद इसमें ज्यादातर केसेज, कुछ इक्का दुक्का को छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर केसेज इन्फेक्शन की ओर ही लेकर जाएंगे। और ये इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है, सीवियर फॉर्म में सेप्टिसेमिया के फॉर्म में भी हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन होगा और मौत तक हो सकता है। तो किसी भी ऑपरेट, जब भी बॉडी को ऑपरेट करते हैं, तो जिस आर्टिकल्स से या जिसके द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है, ये फुल्ली स्टरलाइज हो जाते हैं। और आर्टिकल्स को स्टरलाइज मेथड से, स्टरलाइजेशन मेथड से स्टरलाइज कर लेते हैं, तभी ऑपरेट करने का प्रोसीड्यूर हम लोग उठाते हैं। यही मकसद है स्टरलाइजेशन का। अब इस क्यों करते हैं? तो प्रिवेंशन, फर्स्ट तो प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेशन, कंटामिनेशन,
ऑफ एक्स्ट्रोजीनस। सर थोड़ा सा कैमरा सर लेफ्ट साइड कर लीजिए ना सर। ठीक है, इस साइड सर, इस साइड वाली नहीं दिख पा रही है सही सर। ये इस सर लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा। हाँ सर, ठीक है सर। ये पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? जी सर, जी सर। ठीक। प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेशंस कंटामिनेशंस, किससे भाई? तो बोलता है कि एक्सट्रेनस ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रेनस ऑर्गेनिज्म शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो हमारे बॉडी के साथ फैमिलियर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनी टाइम, जैसे इकोलाइस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस का कई पार्ट हो गया, तो कॉमनली है, तो उससे हटके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेट करेंगे या फिर कंटामिनेशन इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेथड है इसी के द्वारा, बाई सेफ्टी प्रोसीड्योर। ये सब करेंगे लेकिन बाई सेफ्टी प्रोसीड्योर। सेफ्टी प्रोसीड्योर का मैंने जो ऑपरेट कर रहे हैं या जिनको ऑपरेट किया जा रहा है, ये सब सेफ्टी प्रोसीड्योर से गुजरेंगे कि इससे बचाने के लिए कोई और भी कॉम्प्लिकेशन उसमें क्रिएट ना हो, या जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इन सब बातों को एक एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इसका अगर स्टरलाइजेशन का लिखना होगा तो प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स freed of all microorganisms। both in vegetative and spore form। What is sterilization? तो sterilization is a process, एक प्रक्रिया है by which articles freed of all microorganisms। ऑल वर्ड है, इट मीन कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर लेना है, बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब कि ग्रोइंग स्टेज में है, वो वो एलाइव है और ग्रोइंग स्टेज में है, ये बैक्टीरिया है और ये ग्रोइंग स्टेज में है। जैसे ही इन करेगा बस इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव। एंड ये सारे प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल सारे प्रोसेस, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, उस स्टेज में ये है। इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फॉर्म। एंड स्पोर फॉर्म, स्पोर फॉर्म का मतलब है ये सुसुप्त अवस्था में है, इसका सिस्ट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिस्ट है, एग है, या फिर ये सुसुप्त अवस्था में अपने ऊपर कवच बना के, माइकोल बना के सुसुप्त अवस्था में पड़ गया, मतलब कि सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये रोक करके रखा हुआ है। तो वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म की एक्टिव फॉर्म में है या फिर सुसुप्तावस्था में, शिथिल स्टेज में, दोनों स्टेज को खत्म कर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म को खत्म करते इसको छोड़ देंगे, तो ये फिर से वेजिटेटिव फॉर्म डेवलप करेगा और इन्फेक्शन से वहां इन्फेक्शन का प्रोसेस वहां पे प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अब इसमें एक और वर्ड आता है डिसइंफेक्शन। अब ये क्या है? ठीक स्टरलाइजेशन से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म।
which have capability to give infection. थोड़ा सा स्टेरलाइजेशन से एक स्टेज आगे की बात कर रहा है। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, अभी तो उसको खत्म कर दिया, अब ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, किसको डिस्ट्रक्ट करेंगे? तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी तरीके से हमारे पास नुकसान, पैथोजेनिक का मतलब ये पैथोलॉजिकल चेंज करने के लिए, अल्टरेशंस इन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये बाय द वे पहुंच चुका है, या इन्वायरमेंट में पहुंच चुका है, या बॉडी में पहुंच चुका है, या सरफेस एरिया जहां पे सब कुछ होना है, उस सरफेस एरिया, या जहां पे हम रह रहे हैं उस सरफेस एरिया में, इन कहीं भी इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सारे स्टेरलाइजेशन करने के बावजूद भी ये फिर प्रेजेंट हो चुका है, और प्रेजेंट होने के बाद ये पैथोजेनिक चेंज, पैथोजेनिक माने कि इन्फेक्शन इट मींस फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां से शुरू हो सकता है, तब इसको खत्म कर रहे हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट कर रहे, इस प्रोसेस को रोक दे रहे हैं। आप जिस मेथड से रोकें, इसको हम लोग स्टेरलाइजेशन नहीं बोल के डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो इन्फेक्शन के प्रोसेस प्रोसीड करने से पहले उसको, या प्रोसीड करने के दौरान ही उसको हमको रोक देना है, इट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। इसमें एक और शब्द आ जाता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक माने कि ये मीजर्स है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ infection by inhibiting growth of bacteria. Preventions of infection, ये भी प्रोसेस स्टेरलाइजेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें तरीका बदल जाएगा। बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इट मीन्स कि यहाँ पे हम अब मान के चलेंगे कि ह्यूमन बॉडी के सरफेस एरिया में ये पहुंच चुका है, और यहाँ पे ग्रो करने के स्टेज में है, धीरे धीरे ग्रो करने के स्टेज में है। तो इस ग्रो को हमको रोक देना है, इनहिबिट, इस प्रोसेस को हमको रोकना है। तो इस रोकने के प्रोसेस जिस मेथड से हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग एंटीसेप्टिक, और अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एंटीसेप्टिक एजेंट। अब ये कैसे रुकेगा? दो प्रोसेस हमारे पास है, बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। एजेंट लगा देते हैं। टू डिफरेंट एजेंट्स इन सारे प्रोसेस के लिए, खासकर एंटीसेप्टिक के लिए, एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। बैक्टीरियो इट मीन्स तो बैक्टीरिया, दो डिफरेंट वर्ड। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है इसके ग्रोथ को रोक देना, ग्रोथ को स्टिल कर दिए, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। दो तरीके से, पहला तो इसके रिप्रोडक्टिव फेज, इसके डीएनए में जो या आरएनए में जो सिंथेसिस है रिप्रोडक्शंस का, उस रिप्रोडक्शन चैनल को ब्रेक कर देना है, रोक देना। केमिकल मेथड से इसको रोक दिए या फिजिकल मेथड से रोक दिए। तो जैसे ही रोक दिया ना, तो इसका रिप्रोडक्टिव फेज रुक जाएगा, और रिप्रोडक्टिव जैसे ही रुकेगा इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन ब्रेक करेगा, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
ये अपना लाइफ स्पैन पूरा करके 15 मिनट्स 20 मिनट्स जितना इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन पूरा करके खुद ब खुद ये खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि इन्फेक्शन को वहां पे रोक दिया गया बाय द मेथड ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक। एंड सेकेंड मेथड आता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल, साइडल शब्द जब भी जुड़ेगा मतलब किलिंग, बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देने वाला। ये अब स्टिल नहीं रहेगा, इसके डीएनए इसके प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे, ये अपने आप ये मर जाएगा। तो एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए हम दो डिफरेंस मेथड बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल जिस चीज से इस्तेमाल कर रहे हैं वो एजेंट। हाँ, अब हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन कौन सा मेथड है। मेथड्स या एजेंट्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। मोस्टली इसको दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फिजिकल एजेंट और दूसरा केमिकल एजेंट्स। टू डिफरेंट एजेंट्स यहाँ पे वर्क करेंगे, एक फिजिकल और एक केमिकल्स। केमिकल एजेंट्स में उसके केमिकल कंपोजिशंस, जो एजेंट अप्लाई करें उसके केमिकल कंपोजिशंस में ये कैपेसिटी है कि उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ब्रेक करें। और फिजिकल एजेंट्स में बिना केमिकल रिएक्शंस के उस प्रोसेस को रोक देता है। तो दो डिफरेंस मेथड, एक फिजिकल एजेंट्स और दूसरा केमिकल एजेंट्स या फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है। इसमें सनलाइट सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। उसको ड्राइंग, उसको ड्राई हीट, उसके बाद मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, उसके बाद अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। फिजिकली इतना मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट, ड्राइंग, उसके बाद ड्राई हीट, ड्राई हीट के बाद मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशंस, रेडिएशंस, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। थोड़ा केमिकल की तरफ चलते हैं, इसको सब एक एक का डिटेल से हम फिर बताएंगे। केमिकल्स में एसिड, अल्कलीज, सॉल्ट, हैलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, सॉप, डाइज, एरोसोल। ये इतने हमारे केमिकल्स एजेंट है जो स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अब फिजिकल मेथड से हम शुरू करते हैं।
फिजिकल मेथड में फर्स्ट सनलाइट, सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट में कॉमनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। अल्ट्रावायलेट रे, जिसको यूवी रे के नाम से जानते हैं। ये यूवी अल्ट्रावायलेट रे जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। ये बैक्टीरिया सीधे सीधे बैक्टीरियोसाइडल ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने वाला इसमें प्रॉपर्टी होता है। तो ये नेचुरल से तरीके से नेचुरल से स्टरलाइजिंग एजेंट है। एजेंट कितने रिवर, वाटर टैंक, पॉन्ड्स, लेक्स, नदी नाला, समुद्र, वाटर टैंक, बड़ा वाटर टैंक, घर वाला टंकी नहीं, बड़ा वाटर टैंक, पॉन्ड्स, लेक्स, झील हो या तालाब हो, ये सब में जो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस होता है ये सनलाइट के द्वारा फिजिकल मेथड से ही होता है। यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सम ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह से तो फ्री नहीं हो पाता है, लेकिन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सफिशिएंट है। सेकेंड की बात करते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है सुखाना। बोला भी जाता है कि कपड़ा को धूप में डाल दो, लग रहा है तुमको कहीं इन्फेक्शन का डर है तो कपड़ा धो लो, उसको धूप में डाल देते हैं। तो ड्राइंग से एक मेथड है, इसको सनलाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं एंड ड्राई एयर का भी इस्तेमाल करते हैं। सूखा हुआ हवा, गर्म हवा को वहां से पास कराते हैं, तो ये भी बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों प्रोसेस से खत्म कर देता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि स्पोर्स पर असर नहीं पड़ेगा। वेजिटेटिव फॉर्म को तो शायद खत्म कर दे, लेकिन स्पोर्स फॉर्म में अगर बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो स्पोर फॉर्म को खत्म करने में ये सक्षम नहीं है। उसके बाद हीट पर आते हैं तीसरा में। हीट में अलग अलग हीट है, उसमें ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, दो डिफरेंट डिफरेंट इसका फॉर्म है। पहले ड्राई हीट पर बात कर लेते हैं। ड्राई हीट में ये फिर से सब डिवाइडेड है। सब डिवाइडेड में ये पहला रेड हीट, दूसरा फ्लेमिंग और तीसरा इंसिरेशंस। तीन अलग अलग फॉर्म है ड्राई हीट का। हीट कर क्या रहा है, तो हीट ड्राई करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर कर देता है ये, और ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के उसके पूरे स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको वो डैमेज कर देता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन कितना है या प्रेजेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस जगह पे कितना है, और टेम्परेचर एंड टाइम्स को हम कितना दे रहे हैं फ्री करने के लिए, क्योंकि हीट की बात है तो कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं और टेम्परेचर दे रहे हैं तो कितना टाइम दे रहे हैं। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खत्म होने का प्रोसेस बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियो स्टेट में जाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर है और अलग अलग टाइमिंग है। तो सिर्फ एक टाइम और टेम्परेचर फिक्स करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फ्री नहीं कर सकते हैं। अब रेड हीट की बात करते हैं।
तो रेड हीट ज्यादातर मेटालिक आर्टिकल्स की अगर बात करें तो फिर वायर्स, इन ओकुलेटिंग वायर्स, नीडल्स, फॉर्सेप, जो मेटालिक सब्सटेंसेज है, आर्टिकल्स है, इसको हम लोग रेड रेड कर देते हैं, तब तक कि हीट में रखते हैं जब वो लाल नहीं हो जाता है। तो जैसे ही वो रेड कलर में कन्वर्ट करेगा ये मेटालिक सब्सटेंस, इट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म से फ्री हो गया। तो ज्यादातर इनोकुलेटिंग वायर मैंने जो प्रवेश कराना है, वायर को छेद करके ले जाना है, नीडल्स, फॉर्सेप, ये इसी मेथड से स्टरलाइज किया जाता है। सेकेंड हमारी था फ्लैमिंग। फ्लैमिंग में जैसे यहाँ पे लौ दीपक जल रहा है, या हम स्पीड बर्न किए हुए हैं, यहाँ से लौ निकल रहा है, ठीक है। अभी तो था कि इसको हम गर्म डाल दिए, इसको जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक इसको हटाते नहीं है। लेकिन फ्लैमिंग में दूसरा है। फ्लैमिंग में बोलता है ना कि जो आर्टिकल्स है इसको बस इसके सामने लाए और सामने लाने के बाद तुरंत हटा दिया, इसको रेड नहीं होने देना है, बस उसको ऐसे करके वहां दिखा के वहां से हटा लिए। तो स्वाभाविक है कि अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो उसका कुछ नुकसान होने वाला जो आर्टिकल्स है, तो इसका फिक्स है। इसमें क्या क्या करते हैं, तो कॉटन वूल प्लग, कॉटन वूल प्लग्स हो गया, ग्लास स्लाइड्स हो गया, कल्चर ट्यूब हो गया, ये सब जो इजीली ब्रेकेबल है, ज्यादा हीट देंगे तो इजीली ब्रेक कर जाएगा। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को बस लॉ के सामने ऐसे करके लाए और ऐसे से हिलाए और वहां से फिर हटा लिए। तो इतना ही हीट, फ्लेमिंग क्वांटिटी का हीट ही उसको स्टरलाइज करने के लिए सफिशिएंट है। थर्ड आता है इंसिनरेशन। ये तो रैपिडली डिस्ट्रक्शन करेगा, इसमें ज्यादातर सॉइल ड्रेसिंग, एनिमल क्रैकर्स, ब्लीडिंग या बेडिंग, पैथोलॉजिकल मटेरियल, ये जो आर्टिकल्स हैं या सब्सटेंसेस है, ये ड्राई हीट के इंसिनरेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। इसमें काफी हीटेड प्लेस में इसको हम डाल देते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है, नेगेटिव साइड भी बहुत ज्यादा है कि अगर प्लास्टिक पीवीसी अगर इसमें डाल देते हैं और वो बर्न करेगा तो इन्वायरमेंट में पॉइजनस सिचुएशंस, खासकर डायोक्सिन्स, डायोक्सिन्स का पीवीसी को जैसे ही बर्न करते हैं तो डायोक्सिन्स रिलेटेड या क्लोरीन बेस्ड प्लास्टिक डालते हैं, तो जिस इन्वायरमेंट में वहां पे है तो उसको ये टॉक्सिक, थोड़ी देर के लिए टॉक्सिसिटी वहां पे जनरेट कर जाता है। इसमें एक और प्रोसेस है, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन फिटेड रहता है, जैसे ये तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें फिक्स टेम्परेचर से अंदर में हवा पास करते हैं एक प्रेशर के साथ, काफी प्रेशर के साथ इसमें पास किया जाता है। और इसमें जैसे ही इसको गर्म करते हैं उस पर धीरे 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 करके इसको हम लोग ठंडा भी कर देते हैं। इसमें
बॉक्स बना हुआ, इसमें आर्टिकल्स को रख दिया गया। आर्टिकल्स को रखने के बाद ये बॉक्स को क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज करने के बाद इसके बाद इसमें यहाँ पे कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर से ड्राई हेयर को इस साइड में पास आउट किया जाता है फॉर सर्टेन टाइम्स। उतना देर के लिए वहां पे पार कराने के बाद ये जो आर्टिकल्स अंदर है वो फ्री हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये फिर हॉट एयर को बंद करेंगे, फिर इसको कूल डाउन करना पड़ेगा, और कूल डाउन अप्रोक्स 2 आवर्स, 2 घंटा के लिए इसको फिर से ठंडा करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर गर्म कर देते हैं और बहुत तेजी से ठंडा होता है तो ग्लास सब्सटेंस है जो शीशा के बने हुए, उसको ब्रेक करने के भी चांसेस रहते हैं। ये क्लोस्ट्रिडियम टेटानी क्लोस्ट्रिडियम टेटानी टेटनस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, इसको खत्म करने में ये सबसे कारगर मेथड है। इसमें क्या करते हैं तो 60 मिनट तक 160 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर को 160 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं एंड 60 मिनट तक इसको गर्म करते हैं। देन आफ्टर 2 आवर्स के लिए उसको कूल डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्ट हीट पे। और मॉइस्ट हीट ही सर्जिकल मेथड से, जितने भी सर्जरी होते हैं तो उसमें ज्यादातर आर्टिकल्स मॉइस्ट हीट के मेथड से ही स्टरलाइज किए जाते हैं। क्या करेगा तो लैथल इफेक्ट माने सीधे बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। क्यों? तो डीनेचुरेशंस एंड कोगुलेशंस ऑफ प्रोटीन। ड्राई हीट से ज्यादा हीट कंजर्वेशन मॉइस्ट हीट में है, क्योंकि वेपराइज्ड स्टेज में है। और ये लिथल इफेक्ट सीधे बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक का कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। तीन स्ट्रक्चर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, उसको ये लिविंग स्टेज, कोगुलेट स्टेज में उसको थक्का जमा देता है और उसको खत्म कर देता है। इसी प्रोसेस से वो लिथल इफेक्ट पैदा करता है। तो मॉइस्ट हीट को सबसे ज्यादा सर्जिकल प्रोसीड्योर मैंने जितने भी सर्जरी हैं आर्टिकल्स को ज्यादातर मॉइस्ट हीट से ही करते हैं। अब इसमें भी 3 अलग अलग प्रोसेस है। फर्स्ट आता है टेम्परेचर्स को बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। सेकेंड, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स करके करते हैं। और तीसरा प्रोसेस है टेम्परेचर को एबव 100 डिग्री सेल्सियस तक के ऊपर लेके चले जाते हैं। मॉइस्ट हीट से स्टरलाइज करना होगा तो ये हमारा 3 डिफरेंट प्रोसेस है। एक में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, एक में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टैटिक कर लेंगे, और एक में टेम्परेचर को 100 डिग्री से एबव लेके चलेंगे। तो पहले टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या हमारा प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। इसमें सबसे इजी जो घर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पर डे, पाश्चुराइजेशन। पहला आता है पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। दूध को पाश्चुराइज कर रहे हैं, ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में मॉइस्ट हीट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं पाश्चुराइजेशन में?
तो या तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फॉर 30 मिनट्स, इसको होल्डर मेथड बोलते हैं। दो प्रोसेस से करते हैं, या तो 63 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट तक दूध को बॉइल्ड कर लेते हैं। सेकंड, अगर ये नहीं करना है तो 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और 72 डिग्री, इसको हम फ्लैश मेथड बोलते हैं। दो डिफरेंट मेथड हो गया। होल्डर में 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स और फ्लैश में 72 डिग्री फॉर 15 to 20 सेकेंड। जैसे ही ये हीट करेंगे और हीट के बाद तुरंत, एकदम से तुरंत कूल डाउन, सडन कूल डाउन, धीरे धीरे नहीं, एकदम से तेजी से, जितना तेजी से गर्म करेंगे उतना ही तेजी से इसको फिर ठंडा कर देंगे। तो ये गर्म और ठंडा दोनों का प्रोसेस मिला लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशन बोलते हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला जो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रुसेला, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध से फ्री हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन के बाद दूसरा, बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर में एक वैक्सीन बात है। वैक्सीन बात, इसमें फॉर किलिंग ऑफ स्पोर, स्पोर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इसको खत्म करने के लिए वैक्सीन बात का इस्तेमाल करते हैं। और वैक्सीन बात में जो भी वैक्सीन है उसको हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर, मैंने 1 घंटा के लिए पानी में गर्म कर देते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड वैक्सीन बाथ, और टोटल वैक्सीन इसी प्रोसेस से स्टरलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट, बिलो 100 डिग्री में आता है इनस्पेशंस। इनस्पेशंस में ये कॉमनली प्रोसेस है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस या उससे बिलो, 100 डिग्री से बिलो लाना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस को धीरे धीरे हीट देते हैं, तो जो सीरम है वो सॉलिडिफाइड स्लोली प्रोसेस में धीरे धीरे टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस पर जाने देते हैं, और जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो सीरम जो है सॉलिडिफाइड हो जाएगा। अंडा को बॉयल करते हैं, एक बॉयल, ये इंस्पेशन प्रोसेस के द्वारा ही करते हैं। देखते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, उसको गर्म होने छोड़ देते हैं, धीरे धीरे करके टेम्परेचर, जैसे ही उंगली डालते हैं गर्म महसूस होने लगता है, अंडा को उतार लेते हैं। और जैसे ही फोड़ेंगे तो देखेंगे जो उसमें सीरम था वो सारा का सारा सॉलिडिफाइड हो चुका है। ये इतनी सारी जो बातें हैं ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में। अब चलते हैं टेम्परेचर जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रख के स्टरलाइजेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है टिंडलाइजेशन।
सेकंड होता है बॉइलिंग, एंड थर्ड है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे उसमें से 3 प्रोसेस था, इसमें भी 3 डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टैटिक कर देंगे। पहला टेंडिलाइजेशन क्या है उसको समझते हैं। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम पास कराते हैं। ये स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए और इसको 30 मिनट्स 30 मिनट तक पास कराना है एंड 3 सक्सेसिव डेज। ये प्रोसेस को 3 दिन तक लगातार हमको देना है। क्या करना है? स्टीम का इस्तेमाल करना है। स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, 30 मिनट्स तक पार कराना है स्टीम को। उसके बाद 3 सक्सेसिव डे, यही प्रोसेस नेक्स्ट डे, यही प्रोसेस नेक्स्ट डे, मतलब कि 3 बार लगातार इस प्रोसेस से इसको गुजारना होगा, तब जाकर ये स्टरलाइज हो पाएगा। और ये जो मेथड है हमारा, इसी को हम लोग टेंडरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर सीरम कॉन्टेनिंग मीडिया है और स्पोर्स, जितने भी स्पोर्स फॉर्म है, उस स्पर्म फॉर्म को ये जर्मिनेट होने से रोक देता है। क्योंकि अलग अलग दिन कर रहे हैं ना, तो कुछ आज हुआ, उसको कुछ बच गया जो कल ग्रो करना चाहेगा, तो फिर कल डीनेचर्ड हुआ, फिर परसों डीनेचर हुआ। तो ऐसे 3 सक्सेसिव डे में लगातार करने से एक या स्पोर फॉर्म में तो वो उससे फ्री हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आता है बॉइलिंग। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। ये 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रीच करते हैं। पहले 50 डिग्री, फिर उसको बढ़ा के 70 डिग्री, 70 डिग्री से बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लाके टेम्परेचर को रोक देना है। नीडल्स हो गया, इसको उसमें डाल देते हैं। अगर जरूरत हो गई कि बॉइलिंग कर रहे हैं, तो इसमें और बेटर रिजल्ट के लिए थोड़ा सा सोडा, वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, या कोई स्मॉल लिटिल एसिड को इसमें बॉइलिंग वाटर जो है उसमें मिक्स कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट और बेटर हो जाएगा। बॉईल करते समय वॉशिंग सोडा मिक्स कर दिए, या फिर एकदम लिटिल एसिड या कोई एल्कली उसमें मिक्स कर देते हैं, तो इसका रिजल्टेंट बॉइलिंग का और बेटर हो जाएगा। खासकर ये स्पोर्स फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस वायरस के लिए बहुत कारगर है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जिसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है, बोलते हैं बॉइल्ड वाटर पीजिए, बॉइल्ड गर्म पानी को फिर बाद में ठंडा कर दीजिए तब दीजिए। तो जितने भी हेपेटाइटिस के स्पोर्स फॉर्म है, इससे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका तीसरा है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें ये जनरली यूज किया जाता है कल्चर मीडिया के लिए। इसमें भाप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें नहीं बढ़ाना है और 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर देना है।
एकदम सामान्य प्रेशर पर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स करके वार्म करना है हीट। ऐसे कंडीशंस में जो स्पोर्स फॉर्म है वो स्टरलाइज हो जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म में वहाँ पे डीनेचर हो जाते हैं। ये मेथड जो है ना कल्चर मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर आके इस पर बात करते हैं। 2 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए। Tu si vede Luhanna c'è.
हाँ हेलो। इसको इतना लिख लेते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है अभी, तो ऑटोक्लेव वगैरह सब बचा हुआ है, काफी बड़ा है ये। हेडिंग दीजिए, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन is a process. Sterilization is a process by which articles are freed. क्या बोले सर? Articles are articles. Articles are freed, FREED, freed of all microorganisms, all microorganisms both in vegetative both in vegetative or spore form. प्रकार चेंज करके the process of sterilization the process of sterilization finds application in finds application in microbiology, application in microbiology for prevention of contamination for prevention of contamination by extraneous organism extraneous organism in surgery for maintenance of for maintenance of asepsis
asepsis in food and drug. क्या बोले सर? Asepsis, maintenance of asepsis, comma देखें, in food and drug. In food and drug, manufacture for ensuring safety from contaminating organism and many other situations. सेकंड में ये डिसइंफेक्शन, में लिखे it is a process of destruction of pathogenic organism capable of giving rise in infection, giving rise to infection. तीसरा हेडिंग दीजिए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जैसे देखें, इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन, by inhibiting growth of bacteria, growth of bacteria. अब हेडिंग देना बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। जैसे कि these are those which are able to kill
which are able to kill bacteria. Next, bacteriostatic agents. Bacteriostatic agents. जैसे only prevent multiplication, only prevent multiplication of bacteria multiplication of bacteria and they may remain alive. They may remain alive. अब हेडिंग देना मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. There are two methods of there are two methods of sterilization. Which are following. Which are following. पहला में लिखे फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में देयर आर फॉलोइंग्स, there are following methods should be applied. There are following methods should be applied. ए में लिखे सनलाइट, बी में ड्राइंग, सी में ड्राई हीट, डी में मॉइस्ट हीट. सी में क्या बोले, फिर से बोलिए. ओके ओके, रिपीट करते रहे. ए में सनलाइट, बी में ड्राइंग, सी में ड्राई हीट, डी में मॉइस्ट हीट, ई में फिल्ट्रेशन, एफ में रेडिएशन, जी में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन. अब केमिकल मेथड हेडिंग दीजिए. केमिकल मेथड्स में देयर आर फॉलोइंग मेथड्स आर यूजेज
देयर आर फॉलोइंग मेथड्स आर यूजेज। ए में लिखना है एसिड्स, ए में एसिड्स, बी में एल्कलीज, सी में सॉल्ट्स, डी में हैलोजेंस, ई में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एफ में रिड्यूसिंग एजेंट, जी में फॉर्मल्डिहाइड, एच में फिनॉल, आई में सॉप, जे में डाइज, के में एरोसोल, एरोसोल, इसको ईटीसी लगा लीजिए, ऐसा बहुत सारा फिर है। अब फिर से हेडिंग देना है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में पहला सनलाइट हेडिंग देके लिखना है इसमें। इट पॉजेजेज, it possesses appreciable bactericidal appreciable bactericidal activity the action is due to the action is due to ultraviolet rays and this is one of the this is one of the natural method of sterilization in case of water in tanks, water in tanks, river, ponds, lakes, etc. क्या बोले सर, फिर से बोले तो? Water in tanks, river, ponds and lakes, 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 etc. हो गया सर। Okay. Second में ये drying, DRYING, लिखिए। Drying in air has
drying in air has deleterious on deleterious effect on many bacteria, but spores are unaffected but spores are unaffected by drying. Hence, a hence it is a very unreliable method. It is a very unreliable method. नेक्स्ट ये खत्म हो गया, हीट हेडिंग देखिए। हीट में देना हेडिंग, हीट में हेडिंग देके लिखना है द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग sterilizations by heat are sterilization by heat are जैसे कि पहले में नेचर ऑफ हीट, नेचर ऑफ हीट, सेकंड में टेम्परेचर एंड टाइम, टेम्परेचर एंड टाइम, थर्ड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स, नेक्स्ट whether organism has sporing capacity, whether organism has sporing capacity, next type of material, type of material from which organism is to be eradicated, organism is to be eradicated। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना है नेचर ऑफ हीट इज टू टाइप, नेचर ऑफ हीट इज टू टाइप, उसमें ए में हेडिंग देना है ड्राई हीट, ए में ड्राई हीट, बी में मॉइस्ट हीट।
अब ड्राई हीट हेडिंग कीजिए। इसमें लिखे किलिंग्स बाय ड्राई हीट, killings by dry heat is due to protein denaturations, due to protein denaturation, comma, oxidative damage, oxidative damage and toxic effects and toxic effects of elevated levels of electrolytes, elevated level of electrolytes. Dry heat are used in dry heats are used in following forms. Dry heats are used in following forms. ए में लिखे रेड हिट, रेड हिट में डैश देखकर it is used to sterilize it is used to sterilize metallic objects by holding them in flame till they are red hot, till they are red hot. For example, inoculating wires, needles, forceps, needles, forceps, etc. बी में लिखें फ्लैमिंग,
फ्लेमिंग में लिखना है द आर्टिकल इज पास्ड ओवर फ्लेम द आर्टिकल इज passed over flame without allowing it without allowing it to become red hot to become red hot. For example, mouth of culture tubes, mouth of culture tubes, comma, cotton wool plugs, cotton wool plug, comma, glass slides, glass slides, etc. कर लीजिए. सी में लिखे इंसिनरेशन INCINERATION इंसिनरेशन. इसमें लिखे दिस इज एन एक्सलेंट मेथड दिस इज एन excellent method for rapidly destructions of material. For example, soil dressing, comma, animals carcasses, animal carcasses, comma, bedding, and pathological materials etc. Pathological materials etc. इसी में लिखना है but negative side is but negative side is incinerators send incinerators sends toxic materials sends toxic materials like dioxins,
dioxin, which causes environmental pollution. डी में आइए, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इसमें लिखे स्टरलाइजेशंस बाई हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन बाई hot air oven requires temperature of 160 degrees Celsius 160 degrees Celsius for 1 hour. We can sterilize all glass syringes comma petri dishes comma test tubes comma flask comma pipettes comma cotton swab comma scalpel comma scissors comma liquid paraffin comma dusting powder etc कर लीजिए। अब हॉट एयर ओवन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फ्लैग चेंज करके। प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ hot air oven इसमें डैश देके लिखना है। पहला, इट मस्ट बी फिटेड विथ फैंस
It must be fitted with fans to ensure distribution of hot air. To ensure distribution of hot air. सेकंड में, it should not be overload. It should not be overload. सी में, oven must be allowed oven must be allowed to cool for about 2 hours 2 hours before opening the doors. Otherwise, glasswares are likely to get cracked. Likely to get cracked. इसी हॉट एयर ओवन में अगला पॉइंट लिखे, स्टरलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हॉट एयर ओवन. स्टरलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हॉट एयर ओवन. इसमें लिखे, thermocouples may be used thermocouple may be used दूसरा, ब्राउन ट्यूब ब्रैकेट में ग्रीन स्पॉट is available for sterilization by dry heat. ये ड्राई हीट खत्म हो गया, अब हेडिंग देना है मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट में लिखे, the lethal effect of moist heat.
The lethal effect of moist heat is by denaturation and coagulations of proteins and coagulation of proteins. Moist heats are used in moist heats are used in three forms: used in three forms. ए में लिखिए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें लिखिए in this temperature there are three methods. In this temperature there are three methods. इसका पहला लिखें पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, PASTEURIZATION, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें लिखें टेम्परेचर इज employed either 63 degree Celsius, either 63 degree Celsius for 30 minutes ब्रैकेट में होल्डर मेथड और 72 डिग्री सेल्सियस for 15 to 20 degrees Celsius ब्रैकेट में फ्लैश मेथड, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है हीटिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय sudden and instant cooling. Always followed by sudden and instant cooling of milk. Organisms like Mycobacterium,
Mycobacterium, Salmonella, and Brucellia are killed. दूसरा में लिखना वैक्सीन बात. डर देखे. It is used for killing non-sporing bacteria which may be present in vaccine, in vaccine bath. The vaccine is treated with moist heat for 1 hour at 60 degrees Celsius. सी में आइए. तीसरा इंस्पिशन, INSPI SSATION. इंस्पिशन में डर देखे. The slow solidification of serum or eggs is carried out at 80 degrees Celsius at